हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से कैरियर टीवी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है अनुसूची। जब संविधान बनकर के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो मूल मूल संविधान में मूल संविधान में अनुसूची 8। परंतु वर्तमान में वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12। चार अनुसूचियां चार अनुसूचियां संविधान संशोधन के द्वारा समय समय पर जोड़ी गई हैं। प्रथम अनुसूची प्रथम प्रथम अनुसूची में है राज्य व संघ शासित प्रदेश राज्य व संघ शासित प्रदेश। किस प्रदेश का कितना क्षेत्रफल है, किस प्रदेश की कितनी लंबी सीमा है, किस प्रदेश का कहां उच्च न्यायालय है, इसका वर्णन पहली अनुसूची में। द्वितीय अनुसूची वेतन भत्ते। राष्ट्रपति, राज्यपालों राष्ट्रपति राज्यपालों राष्ट्रपति राज्यपालों लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष केंद्र के मंत्री राज्यसभा के सभापति उपसभापति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विधानमंडल के अध्यक्ष विधानमंडल सभा, चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद। जो काम केंद्र सरकार के लिए संसद करती है, वही काम राज्य सरकार के लिए विधानमंडल करता है। संसद के भी दो अंग हैं, लोकसभा व राज्यसभा। विधानमंडल के भी दो अंग हैं, विधानसभा व विधान परिषद। परंतु विधान परिषद हर राज्य में नहीं, विधान परिषद कुछ ही राज्यों में है। विधान परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष
उपाध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, नियंत्रक व महालेखा, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, इन सबके वेतन भत्ते व पेंशन, परीक्षक के वेतन भत्ते पेंशन का वर्णन, पेंशन का वर्णन, पेंशन का वर्णन। अनुसूची 3, अनुसूची 3। अब देखिए अनुसूची 3 और अनुसूची 2 में एक अंतर समझ लीजिए कि अनुसूची, देखो अनुसूची 2 में क्या है, अनुसूची 2 में राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा के सभापति मतलब उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। यहां पर इन तीनों लोगों के वेतन का तो प्रावधान है, अनुसूची 2 में तीनों के वेतन का प्रावधान है, परंतु अनुसूची 3 में इन तीनों पदाधिकारियों के शपथ का प्रावधान नहीं है। अनुसूची 3 शपथ, संसद के सदस्यों, संसद के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य, केंद्र के मंत्री, केंद्र के मंत्री, राज्य के मंत्री, राज्य के मंत्री, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, इनके शपथ का वर्णन है। अनुसूची 4, तो अनुसूची 1 में संघ व राज्य क्षेत्र, अनुसूची 2 में वेतन भत्ते, अनुसूची 3 में शपथ। अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल की शपथ का वर्णन नहीं है। अनुसूची 4, अनुसूची 4। अब देखिए कि अनुसूची 4 में क्या है भाई, तो अनुसूची 4 में है राज्यसभा, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। अब देखिए कि 28 राज्यों से कितने राज्यसभा सांसद आएंगे, किस राज्य से कितने राज्यसभा सांसद होंगे, केंद्र शासित प्रदेश जितने हैं
उनमें से अभी केवल 2 ही केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा के सदस्य हैं, दिल्ली के और पुडुचेरी के। अभी कश्मीर के राज्यसभा सांसद आए नहीं हैं क्योंकि वहां चुनाव नहीं हुआ है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या या राज्यसभा के सदस्यों के लिए सीटों का बंटवारा। राज्यों से जिसमें 12 क्या होंगे, मनोनीत होंगे। तो सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 31। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या का राज्यों के बीच बंटवारा। 28 राज्यों से आएंगे, 28 राज्यों से प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित। केंद्र शासित में कौन कौन से? दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी से होंगे। दिल्ली और पुडुचेरी। अनुसूची 5। अनुसूची 5। अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। प्रबंधन। अनुसूची 6। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन, जनजाति क्षेत्र के प्रशासन व प्रबंधन, प्रशासन व नियंत्रण, प्रबंधन। अनुसूची 7। भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। भारतीय संविधान संघीय प्रकृति का है। संघीय प्रकृति का अर्थ है कि केंद्र व राज्यों में शक्तियों का बंटवारा, विषयों का बंटवारा या विषयों का या शक्तियों का विकेंद्रीकरण। हमारे संविधान में नगर पालिकाओं को भी शक्तियां दी गई हैं, नगर पंचायतों को शक्तियां दी गई हैं, उनके पास विषय हैं। राज्यों के पास विषय हैं, उन्हें शक्तियां दी गई हैं, और केंद्र के पास भी विषय हैं, उनके पास भी शक्तियां हैं। तो शक्तियों का जो बंटवारा है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, इस विशेषता को कहते हैं संघीय व्यवस्था। तो भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। तो अनुसूची 7 के अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा, केंद्र
व राज्यों के बीच विषयों व शक्तियों का बंटवारा शक्तियों का बंटवारा। तो विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि समवर्ती सूची की अवधारणा किस संविधान से ग्रहण की गई है। तो संघ सूची में 97 विषय थे। प्रारंभ में 97, वर्तमान में 100 हो गए हैं। वर्तमान में 100। राज्य सूची में प्रारंभ में 66 थे, वर्तमान में 61। समवर्ती सूची में प्रारंभ में 47 थे, वर्तमान में 52 हो गए हैं। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के विधानमंडल को है। परंतु कुछ परिस्थितियों में, जैसे आपातकाल की स्थिति में, अंतर्राष्ट्रीय कानून या अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए के मामले में राज्य सूची के विषयों पर भी संसद कानून बना सकती है, या फिर राज्यसभा यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना अत्यंत आवश्यक है, तब भी संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को भी है और राज्य के विधानमंडल को भी है। परंतु यदि राज्य का विधानमंडल समवर्ती सूची के विषय पर कोई कानून बनाता है, उसी विषय पर संसद भी कोई कानून बनाती है, तो फिर संसद का कानून मान्य होगा, राज्य विधानमंडल का कानून प्रभावी नहीं होगा। यहां पर संसद को वरीयता प्रदान की गई है। एक अवशिष्ट सूची की भी अवधारणा है। सारे विषयों को इन 3 सूचियों में बांट दिया गया, परंतु समय के साथ साथ इस विकासशील समाज में नए विषय आएंगे। तो जो नए विषय आएंगे उन पर कानून कौन बनाएगा? तो जो नए विषय आएंगे उन विषयों को अवशिष्ट सूची के अंतर्गत रखा जाएगा, जैसे साइबर, मीडिया। तो इन विषयों को अवशिष्ट सूची के अंतर्गत रखेंगे और अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। तो अगला नोट में लिख लीजिए, अवशिष्ट सूची नए आने वाले विषय संसद कानून बनाएगी। समवर्ती सूची में संसद व राज्य विधानमंडल दोनों, परंतु संसद का मान्य होगा अगर कानून का दोहराव हो रहा है। तो राज्य सूची के विषयों पर राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा, परंतु कुछ स्थितियां हैं जिन पर संसद भी कानून बना सकती है। संघ सूची के जो विषय हैं इन पर केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार है।
शक्तियों को बांटने की जो ये विशेषता है कि शक्तियों को या विषयों को बांटा जाएगा, तो ये व्यवस्था ही संघीय व्यवस्था कहलाती है। इसे कहते हैं संघीय व्यवस्था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस व्यवस्था को मूल ढांचा भी घोषित किया है बम्बई विवाद 1994 में। अनुसूची 8, अनुसूची 8, अनुसूची 8 में भाषाओं का वर्णन। अनुसूची 8 में प्रारंभ में 14 भाषाओं का वर्णन था, परंतु वर्तमान में समय समय पर भारतीय अनुसूची में 8वीं अनुसूची में भाषाएं जोड़ी गई, तो वर्तमान में 22 भाषाएं हो चुकी हैं। अनुसूची 8 भाषाएं, भाषाएं प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? प्रारंभ में 14 भाषाएं, प्रारंभ में 14, प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। वर्तमान में 22, वर्तमान में 22 भाषाएं, वर्तमान में 22 भाषाएं। 8 भाषाओं को जोड़ा गया है, 8 भाषाओं को जोड़ा गया है। 21वें संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन 1967, 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। 3 बार जोड़ा गया है 21वें संविधान संशोधन में सिंधी। 71वें संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया। 3 भाषाएं, 3 भाषाओं को जोड़ा गया। 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कोंकणी, कोंकणी, नेपाली, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। बानवे संविधान संशोधन, 92 संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाओं 2004 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। संथाली, डोंगरी, संथाली, डोंगरी, मैथिली, बोडो, मैथिली, बोडो, मैथिली और बोडो, मैथिली, बोडो।
अनुसूची 8 में प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, परंतु समय समय पर कुछ भाषाएं इसमें जोड़ी गई। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को, 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई, 92 संविधान संशोधन 2004 में 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो वर्तमान में 8 भाषाएं हो चुकी, वर्तमान में 22 भाषाएं हो चुकी हैं। 14 भाषाएं पहले थी और 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 9वीं तो डाल लीजिए 9वीं। तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। तो भारतीय संविधान में 8 अनुसूची मूल संविधान में थी, 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई। तो ये 9वीं अनुसूची, इसे प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में इसमें एक कानून जोड़ा गया, जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि प्रबंधन एवं पुनर्व्यवस्थापन, भूमि प्रबंधन अधिनियम 1951। इसमें 284 धाराएं, कुल धाराएं 284, और कहा गया कि इस 284 धाराओं के अंतर्गत जो भी कार्य होगा, जो भी कार्रवाई होगी, उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अर्थात इस अनुसूची में जो भी 284 धाराएं हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय के अधीन नहीं है। 9वीं अनुसूची, दसवीं, दल बदल अधिनियम, दल बदल अधिनियम, इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। देखिए, उस समय क्या था कि कोई एक पार्टी, मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी है, कोई सदस्य कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत करके आया, परंतु कुछ समय बाद वह उस पार्टी को छोड़ करके किसी अन्य पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली, अन्य पार्टी में शामिल हो गया। तो इससे सरकार में अस्थिरता आने लगी, सरकारें गिरने लगी, नई सरकारें बनने लगी, सदस्यों का आवागमन होने लगा। तो इससे निजात पाने के लिए 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल कानून बनाया गया। इस कानून के तहत अगर कोई सदस्य अयोग्य है तो उसकी संसद सदस्यता रद्द हो जाएगी। 11वीं अनुसूची, पंचायत
73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान 73वें संविधान संशोधन 1992। पंचायतों को इसमें 29 विषय दिए गए, 29 विषय प्रदान किए गए। ग्राम पंचायतों को 29 विषय प्रदान किए गए 9वीं 11वीं अनुसूची के तहत। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाएं 18 विषय, नगर पालिकाओं को 18 विषय दिए गए, 18 विषय। 74वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत, 92 के तहत। तो आज की क्लास में हमने अनुसूचियां पढ़ी। अब आज की क्लास में इतना ही। अब कल से पढ़ेंगे, प्रत्येक भाग का विस्तार से वर्णन करेंगे। जय हिंद।